तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। समन्वित खरपतवार नियंत्रण पर जानकारी, भाग 1। वैज्ञानिक विधि से बासमती धान की रुपाई। किसान भाइयों, किसी भी फसल के सफल उत्पादन में खरपतवार एक प्रमुख समस्या है। भूमि पर खेती का आरंभ होने से पहले ही बहुत से क्षेत्रफल अनेक प्रकार की घास फूस से ढका था। जब मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करना प्रारंभ किया तो इस कार्य में अनावश्यक घास फूस ने बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न की। ये ही बेकार के पौधे जो खेती के लिए हानिप्रद हैं और किसान के बड़े शत्रु हैं, खरपतवार कहलाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ हवा, पानी एवं पोषक तत्वों के लिए स्पर्धा करते हैं। फलस्वरूप फसलों की पैदावार एवं उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। खरपतवार में फसलों की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में बीज पैदा होता है। खरपतवारों के बीजों में एक और मुख्य विशेषता होती है कि उनमें उगने की शक्ति अधिक दिनों तक बनी रहती है, लेकिन फसलों में ऐसा नहीं होता है। कुछ खरपतवारों के बीज मनुष्यों, पशुओं के शरीर, आदमियों के कपड़ों से शीघ्र चिपक जाते हैं, जिनकी वजह से वे दूर दूर तक फैल जाते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज फसलों के बीज के समान ही होते हैं, जिसको चाहते हुए भी फसलों के बीजों से अलग करना असंभव हो जाता है। किसान भाइयों, खरपतवारों को पानी की कम आवश्यकता होती है, जिससे ये सूखा इत्यादि को सहन करके आसानी से जमते और बढ़ते हैं। इनकी जड़ें अधिक विकसित होती हैं, जिनकी वजह से वे दूर दूर जिससे ये भूमि की निचली सतह से भोजन और पानी ले लेती हैं, जहां से फसल ग्रहण करने में असमर्थ हैं। खरपतवार बीजों के अलावा अपने वानस्पतिक भागों से भी सुगमता पूर्वक स्वयं ही पैदा हो जाते हैं, जैसे हिरणखुरी और मोथा। खरपतवार फसल के लिए उपलब्ध पोषक तत्व जल, सूर्य का प्रकाश एवं वायु का प्रयोग करते हैं, जिससे खरपतवार व फसल के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए फसल एवं खरपतवारों के बीच संघर्ष होता है। कभी कभी इस संघर्ष में फसलों को काफी हानि हो जाती है। खेत का बहुत सा क्षेत्र जिसमें फसल उगाई जा सकती है, उनमें खरपतवार उग जाते हैं और इस तरह फसलों के जमने और बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की उपज में कमी हो जाती है। साथ ही कीटों एवं रोगों को आश्रय भी देते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि खरपतवार फसलों के उत्पादन पर अनेक प्रकार से विपरीत प्रभाव डालते हैं। कभी कभी फसल के उत्पादन में खरपतवार के कारण 50% की कमी हो जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। अतः अब हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख फसलों में उगने वाले खरपतवारों और उनके हानिकारक प्रभावों की, जिनमें सर्वप्रथम बात आती है सोयाबीन की।
हमारे प्रदेश में सोयाबीन की फसल के साथ कुछ मुख्य खरपतवार जैसे गाजर घास, छोटे दूधी, जंगली चौलाई, मकोई, पत्थर चटा, सरहंद, सांवा आदि उगते हैं। इसी तरह धान की फसल में उगने वाले कुछ मुख्य खरपतवार हैं जैसे मोथा, सांवा, बंदरा बंदरी, जलकुंभी, चौलाई, कनकौवा, गाजर घास, बड़े दूधी आदि। इसी तरह अरहर की फसल में उगने वाले प्रमुख खरपतवार हैं जैसे कि लटचीरा या चिरचिटा, कटीली चौलाई, गोखरू, दूब घास, हजार दाना आदि हैं। कपास एवं मूंगफली की फसल में उगने वाले खरपतवारों में हैं कोदो, ग्राव घास, मकड़ा, सफेद मुर्ग, जंगली पालक, चिरपोटी, भ्रंगराज, मकोई आदि हैं। मक्का एवं ज्वार में उगने वाले प्रमुख खरपतवार हैं कान मक्खी, टकरी घास, लिड्रा, मोथा, मकड़ा इत्यादि हैं। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना फसलों में उगने वाले खरपतवारों एवं उनके हानिकारक प्रभाव के बारे में। इन खरपतवारों का एकीकृत प्रबंधन किस प्रकार से करें, इसके लिए देखना ना भूलें हमारा कल का अंश। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और आगे कार्यक्रम में है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। करौंदा की उन्नतशील किस्में एवं पौध लगाने की विधि पर जानकारी। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। कम उपजाऊ और ऊसर भूमि में कुछ फल बागवानी से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, जिसमें से एक है करौंदा। इसके फल अचार, चटनी और मुरब्बे के लिए काफी प्रयोग किए जाते हैं। यदि इसके लाभ को देखते हुए आप भी करौंदे की बागवानी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसकी बागवानी की जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि करौंदा एक ऐसी फसल है कि जो सभी प्रकार की मृदा में बहुत ही अच्छी तरह से होता है। जब हम किसी भी बागवानी में बाढ़ की बात करते हैं कि पशुओं से निजात मिले और उनकी रोकथाम के लिए हम क्या कटीलादार पौधों में प्रयोग करें, तो उसमें सबसे अच्छा करौंदा आता है, इसलिए कि इससे हमें फल भी मिलती है और ये बाढ़ का भी काम करता है। साथ ही साथ इससे बनने वाले बाई प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। करौंदों को रोपण करने के लिए गड्ढे का जो माप होता है वो रेखांकन करते समय आपको ध्यान रहे 3 मीटर लंबाई पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर हम रखते हैं। गड्ढे की खुदाई 1.5 फीट चौड़ा 1.5 फीट गहरा हम गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे की खुदाई का यह कार्य मई-जून माह में किया जाना चाहिए और खुदाई के बाद 10 से 15 दिनों तक गड्ढे को खुला छोड़ देते हैं ताकि तेज धूप से कीट इत्यादि नष्ट हो जाएं। 10 से 15 दिन पश्चात 30 सेंटीमीटर ऊपर वाली मिट्टी तथा गोबर की खाद को बराबर मिलाकर पहले भरते हैं। उसके पश्चात ऊपर वाली मिट्टी में सड़ी गोबर की खाद साथ ही भूमि शोधक के रूप में इन गड्ढों में डालेंगे तो आपको ज़मीन से जो हमारे जुड़े हुए कीड़े हैं जैसे दीमक वगैरह उससे निजात मिल जाएगा। भराई करते समय ध्यान रखना होगा कि ऊपर की निकली हुई मृदा नीचे जानी चाहिए और ऊपर की मृदा नीचे जाए, नीचे की मृदा ऊपर आ जानी चाहिए। भराई हम कर देते हैं। करौंदे के रोपण के पूर्व अब आपको प्रजातियों पे बहुत विशेष ध्यान देना हो। जो हमारी व्यापारिक दृष्टिकोण से बाजार में प्रजाति बिकती है नरेंद्र 3, नरेंद्र 12, नरेंद्र 16, नरेंद्र 13,
के नाम से नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा विकसित की गई हैं और अपने प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं। जो हमारा लाल सफ़ेद करौंदा है, जिसको हम अमेरिकन वैरायटी कहते हैं, इस प्रजाति को हम सेलेक्ट करें और इसी का रोपण करें। रोपण करने के पूर्व किसी भी पौधशाला पे करौंदे का रोपण जो होता है, जो पौधे तैयार होते हैं, वो सभी पौधे बीज के द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में करौंदे को किसी भी केंद्रीय पौधशाला से, सरकारी पौधशाला से और आपके कृषि विश्वविद्यालयों से या अन्य पौधशालाओं से उनकी गुणवत्ता, बीज और क्वालिटी, यानी कि लाल और सफ़ेद का ही बीज होना चाहिए, उस पौधे का चयन करके आप ले आएंगे और पौधे से पौधे की दूरी के अनुरूप आप उसे गड्ढे में अपनी पॉलीथीन, अर्थबाल जो भी है उसकी जो साइज़ है उसी हिसाब से आप माल का गड्ढा बनाएं, उसमें रोपित कर दें। मौसम अनुकूल हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे फुहारे पड़ने तो कोई आवश्यकता नहीं है। हल्की सिंचाई ऐसी दशा न होने पर आप करें और उसे छोड़ दें। कम रख रखाव, कोई भी कीट व्याधि इन पे नहीं लगता है। आप देखते हैं ये इतने रफ टफ पौधे होते हैं कि 4 से 5 साल तक कम पानी पाने की भी दशा में ये बहुत अच्छे विकसित होकर के एक बाड़ का रूप लेते हैं, एक अच्छे बगीचे का रूप लेते हैं। तो करौंदे की बागवानी की तरफ आज किसानों को आना चाहिए, चाहे वो फिलर क्रॉप के रूप में, चाहे बाड़ के रूप में, या स्वतः एक पूरी बगीचा ही क्यों नहीं करौंदे की रोपित करके अच्छी कीमत कमाई जा सकती है। धन्यवाद। अपने देश में बासमती धान की मांग अपने देश सहित विदेशों में भी काफी बढ़ गई है। अतः जरूरी है कि यदि बासमती की खेती करना है तो सही प्रजातियों का चयन कर सही समय पर सही तरीके से उसका रोपण किया जाए, जिसकी उचित जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बासमती धान की रोपाई किस तरह से करें उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों की नर्सरी इस समय तैयार होगी, बहुत से लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग का काम शुरू कर दिया है। इनमें प्रमुख रूप से पूसा बासमती 1121 का उत्पादन होता है। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, करीब 140 दिन में ये पककर तैयार होती है और हमारे देश के एक्सपोर्ट का 70 से 80% केवल इसी वैरायटी के द्वारा एक्सपोर्ट होता है। दुनिया में सबसे लंबा चावल हमारी इस पूसा बासमती 1121 का है। इसके अलावा कुछ पुरानी प्रजातियां जो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हैं, ज़्यादा समय लेती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे तरावड़ी बासमती, बासमती 370, टाइप 3। कुछ क्षेत्रों में इन प्रजातियों की खेती भी की जा रही है। पिछले वर्ष एक नई वैरायटी पूसा बासमती 1509 रिलीज़ की गई है, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है, किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये वैरायटी 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके जो गुण हैं वो पूसा बासमती 1121 के बराबर या उससे और अच्छे हैं। 1 महीने पहले पकने से इसमें पानी की कम ज़रूरत होगी, हमारे खाद और दूसरे लेबर कम लगेंगे और कम समय में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। ट्रांसप्लांटिंग में जो सबसे प्रमुख बात है जो हम किसान भाइयों को ध्यान रखनी होगी वो है लेबलिंग। आपको खेत में लेबल होना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने खेत को जब घान लगा लेते हैं उसके बाद एक बार आदमी, क्योंकि कई बार ट्रैक्टर के पहियों के निशान बने होते हैं, मिट्टी ऊंची होती है, उसको पैरों से मार के आप लेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर से घान लगाने के बाद इस तरह से आप एक लकड़ी का पाटा लेके उससे या पैरों को मार के पूरा लेवल प्रॉपर कर लें, क्योंकि यदि बासमती धान की हमें अच्छी खेती करनी है, अच्छी पैदावार लेनी है, अच्छी गुणवत्ता बनानी है तो लेवलिंग बहुत ज़रूरी है। इससे हम पानी का बचाव तो करेंगे ही, इसके साथ हमारे पौधों की बढ़वार और क्वालिटी भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, बासमती की अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको 20 से 25 दिन की पौध का प्रयोग करना चाहिए। पौध को सूखे में नहीं उखाड़ना है, पहले आप अपनी नर्सरी में पानी भर दें, उसके बाद आप गीले में ही पौध को उखाड़ें। इससे आपकी जड़ों को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा बकेने नाम की आने वाली बीमारी की रोकथाम भी काफ़ी हद तक हो सकेगी। पौध को उखाड़ने के बाद उसका उपचार ज़रूर करें। उपचार करने के लिए आप 1 ग्राम कार्बेंडाजिम
1 लीटर पानी के हिसाब से एक टब में पानी ले सकते हैं। उसमें अपनी पौध को आधे घंटे के लिए डुबा दीजिए, उसकी जड़ों को डुबा दीजिए, जिससे पौध का प्रॉपर उपचार हो जाए और आपके खेत में बीमारियों का आक्रमण ना हो सके। घान जब अंतिम बार आप घान लगाते हैं उस समय पर आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा खादों का प्रयोग मिट्टी की जांच के अनुसार करें। पहले आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं, जिस तत्व की कमी है उस तत्व को डालें। सामान्यतः बासमती धान में 90 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो NPK 12-32-16 आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पोटास का प्रयोग ज़रूर करें। इसके साथ 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, एक बात बहुत ध्यान रखनी है, हमें कभी भी फास्फोरस युक्त खाद को जिंक के साथ नहीं मिलाना है। यदि हम DAP या NPK का प्रयोग कर रहे हैं, उसको अंतिम समय फाइनल लेवलिंग के समय पर आप खेत में डाल सकते हैं। इसके 4-5 दिन बाद आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। किसान भाइयों, यदि आपने हरी खाद का प्रयोग किया है तो आपको नाइट्रोजन की 50 से लेकर 70% तक बचत हो जाती है। इसलिए हमारे खेत की मांग कितनी है, फसल हमारा कितना मांग रही है, उस आधार पर नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, रोपाई के समय में ध्यान रखना है, हमको बहुत ज़्यादा पानी खेत में नहीं भरना है। 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खेत में खड़ा होना चाहिए। यदि हमारी पौध लंबी है तो हम ऊपर से उसको तोड़ देते हैं और उन तोड़ी हुई पत्तियों को खेत में ना बिखेरें, उनको एक थैले में रख के कहीं बाहर ले जाके आप जला सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी लेबर इसको लगाती है उस समय विशेष ध्यान देना है कि हमारी पौध 1 इंची से ज़्यादा गहरी ना रोपी जाए। यदि 1 इंची से ज़्यादा गहरी पौध रोपी जाएगी तो उसमें कल्ले कम निकलेंगे और हमारी क्वालिटी कहीं ना कहीं बिगड़ेगी, जिससे रेट कम मिलेगा और उत्पादन भी कम होगा। 1 इंची की गहराई पर लगाने के लिए हमको आवश्यक है कि जब हम घान लगाते हैं, ट्रैक्टर खेत से निकलता है, उसके तुरंत बाद लेबर को खेत में ना भेजें पौध लगाने के लिए, क्योंकि उस समय पर मिट्टी बहुत हल्की होती है और उसके अंदर यदि हम लगाएंगे तो पौधा ऊपर तैरने लगता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आज यदि आपने उसमें पडलिंग की है तो अगले दिन उसमें रोपाई करने जाएं। हमेशा कहा जाता है हम लोगों को लाइन में रोपाई, यदि हम लाइन में रोपाई करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको मिलता है। लाइन में लगाने के साथ साथ हमें पॉपुलेशन पूरी रखनी है। इसके लिए बासमती धान की लगभग सभी वैरायटियों को 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर 1 वर्ग मीटर में 25 पौधे होने चाहिए। इसको पूरा करने के लिए कई बार आपने देखा होगा गर्मी ज़्यादा पड़ने से कुछ पौधे मर जाते हैं। उसके लिए रोपाई के समय में जो आपकी पौध बचती है उसको उसी खेत में 5-6 गुच्छी रख देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए और रोपाई के 7 दिन बाद एक लेबर उन जहाँ पौधे मरे हैं वहाँ पर दूसरे पौधों को लगा देने चाहिए। सामान्यतः नत्रजन को कभी भी एक बार में नहीं डालना है, इसकी मात्रा को 3 बार प्रयोग करना है। रोपाई के 8 से 15 दिन बाद पहली मात्रा आप नाइट्रोजन की डालें, दूसरी मात्रा उसके 20 दिन बाद और आवश्यकता अनुसार तीसरी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं
और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी तहत आज के चयनित प्रश्न का जवाब इस प्रकार है। अच्छे मत्स्य बीज के मांग के अनुसार उत्पादन स्थायी स्तर पर नहीं है, जिसके कारण किसान भाई बाहर से आए बीज के फेरी वालों पर निर्भर रहते हैं। यदि बीज का उत्पादन स्थायी स्तर पर होने लगे तो अधिकांश तालाबों में बीज संचयन हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर तालाब बीज के अभाव में बिना संचयन के रह जाते हैं तथा दूसरी तरफ इसके माध्यम से ग्रामीण अंचल में रोजगार बढ़ते हैं तथा मछुआरों, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की आय में वृद्धि और सामाजिक स्तर में सुधार होता है। इससे ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। मत्स्य बीज उत्पादन एवं तकनीक। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं तालाबों के स्थान के चयन व उसके आकार पर। तालाब के निर्माण के लिए मिट्टी की उर्वरकता तथा जल धारण क्षमता उच्च कोटि की होना आवश्यक है तथा संभव तालाब निर्माण के लिए निचले क्षेत्र चुनने चाहिए ताकि वर्षा के समय आसपास पानी आकर जमा हो सके एवं वहां पर भूमिगत जल स्तर गहराई पर हो। नर्सरी तालाब साधारणतः छोटे लगभग 0.2 से 0.5 हेक्टेयर व 1.0 से 1.5 मीटर गहराई के होते हैं। तालाबों के बांधों की देखभाल। तालाब के बांध भी मजबूत व उचित ऊंचाई पर होने चाहिए ताकि बाढ़ का प्रकोप न हो एवं पोषित मत्स्य बीज उत्प्लावन के द्वारा बाहर न जावे। हानिकारक कीटों का उन्मूलन। जीरा संचयन करने के पूर्व तालाब को हानिकारक कीटों से मुक्त करना आवश्यक है। इसके लिए 18 किलोग्राम साबुन, 56 लीटर वनस्पति तेल प्रति हेक्टेयर गर्म करके तैयार करते हैं। संचयन के पूर्व 12 से 24 घंटे पहले बराबर घोल करके छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कीटों का उन्मूलन हो जाता है। तालाब के अच्छे प्रबंधन में चूने का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चूना मछलियों के प्राकृतिक भोजन तथा बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवों पर प्रभाव डालता है। चूने का उपयोग पीएच मान के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। साधारणतः 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का छिड़काव करके पूरी तरह मिट्टी में मिला देते हैं। खाद एवं उर्वरकों की प्रयोग विधि। उपजाऊ मिट्टी में अधिक जैविक कार्बन होता है, जिससे दी जाने वाली खाद की मात्रा 10,000 से 15,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वर्ष होती है। अनुपजाऊ मिट्टियों में जैविक कार्बन की मात्रा कम होती है तो खाद की मात्रा 20,000 किलोग्राम से 25,000 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जीरा संचयन के पूर्व तालाब में दी जाने वाली खाद की कुल मात्रा का 6वां भाग देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के पूर्व मिट्टी की जांच कराकर उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों का स्तर ज्ञात कर लें। साधारणतः तालाब में पोटास की कमी नहीं होती है। असामान्य अवस्था में पोटेशियम की कमी होने पर 25 से 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। तालाब में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस प्रकार से होनी चाहिए। नर्सरी तालाब का प्रबंधन। मत्स्य पालकों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि मिश्रित मत्स्य पालन तालाब हेतु बड़े तालाबों में 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर आकार वाली अंगुलिकाओं का ही संचयन करें, जिससे मछलियों की मृत्यु कम हो। लेकिन व्यवहारिकता में अंगुलिकाएं मिलना कठिन है और यदि कहीं उपलब्ध भी हो तो उनका परिवहन कठिन होता है।
इसलिए यदि मत्स्य पालक के पास एक दूसरा छोटा तालाब हो तो उसमें जीरा व अंगुलिकाओं का उत्पादन कर बड़े तालाब में संचय कर सकते हैं। मत्स्य बीज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पॉन या जीरा। प्रजनन, निषेचन, भ्रूण विकास एवं हैचिंग के 3 दिन पश्चात प्राप्त मछली के बच्चे जिनकी लंबाई 5 से 6 मिलीमीटर होती है। दूसरा बीज या फ्राई। स्पॉन अवस्था के लगभग 15 दिन पश्चात मछली के बच्चों की लंबाई 25 से 30 मिलीमीटर होती है। तीसरी होती है अंगुलिकाएं। जीरा अवस्था से लगभग 1 से 4 माह पश्चात 100 से 150 मिलीमीटर तक की मछलियों के बच्चे अंगुलिका के बराबर हो जाते हैं। स्पान संचय। नर्सरी तालाब में 25 लाख से 1 करोड़ स्पान प्रति हेक्टेयर की दर से संचय किया जाता है। ये स्पान मिश्रित या एक ही जाति के हो सकते हैं। एक ही जाति के स्पान संचय करने से इसके विपणन में सुविधा होती है। आमतौर पर कतला, रोहू, मृगल के मिश्रित स्पान की बाजार में मांग अधिक रहती है। स्पान का पूरक आहार। नर्सरी तालाब में उपलब्ध प्राकृतिक भोजन के अलावा ऊपरी अथवा पूरक आहार देने से मछलियों का विकास अच्छा होता है। साधारणतः इसके लिए सरसों की खली और चावल की भूसी का उपयोग किया जाता है। इसकी बराबर मात्रा अच्छी तरह से पीसकर कपड़े से छान प्रतिदिन 2 बराबर भागों में बांटकर सुबह शाम देना चाहिए। 1 से 5 दिन तक 600 ग्राम, 6 से 10 दिन तक 1200 ग्राम, 11 से 14 दिन तक 1800 ग्राम प्रति लाख स्पान के अनुसार देना चाहिए। बीज की निकासी एवं परिवहन। नर्सरी तालाब से 16वें दिन पौना निकाल लेना चाहिए। इस समय तक पौना 1 से 1.5 इंच 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर का हो जाता है, जिसके लिए सुबह व शाम का समय जब मौसम ठंडा होता है तभी उपयुक्त होता है। निकासी के 1 दिन पूर्व उन्हें पूरक आहार देना बंद कर देना चाहिए। पौनों को 3 से 4 घंटों के लिए एक हापा में रख देते हैं। उनकी सघनता अधिक होती है, इसे ही कंडीशनिंग कहा जाता है। इस अवस्था में पेट खाली हो जाता है, जिससे परिवहन में मृत्यु की संभावना होती है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मत्स्य बीज उत्पादन तकनीक एवं प्रबंधन को अपनाते हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। समन्वित खरपतवार नियंत्रण पर जानकारी भाग 2। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।